अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिना फयाज एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं उड़ान पार्ट 3। खानम के घर मशाइम की बारात आ चुकी थी। निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन साथ बैठे दिखाई दे रहे थे। 15 से 20 लोगों की गैदरिंग बहुत ही खुशगवार जा रही थी। सब मौजूद थे, नहीं था तो वो जालिम। आइनूर की नज़रें बार बार बाहर दरवाजे की तरफ जा रही थी। मशाइम दुल्हन के सुर्ख जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। आफान ने क्रीम कलर के कुर्ते पैजामे के साथ ब्लैक प्रिंस कोट जेब तन कर रखा था। मशाइम की फैमिली पाकिस्तान से वीडियो कॉल पर शिरकत कर रही थी। उसकी माँ की परेशानी भी अब ख़त्म हो रही थी। अब मशाइम को वो हर कॉल पर वापस नहीं बुलाने वाली थी। वो सब घर वाले अब इंतहाई मुतमईन नज़र आ रहे थे। बेला और अमाद पोट बना बनाकर सेल्फीज लेने में मगन थे। शायद आज भी अमाद को बेला लड़की लग रही थी, इसलिए आज भी वो उससे लड़ नहीं रहा था। बकौल उसके वो लड़कियों से नहीं लड़ता, और खूबसूरत लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये और बात थी, वो जब से यहाँ आए थे मशाइम और उसके आसपास किसी लड़की को भटकने नहीं दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वो अपनी ही सोचों में खोई हुई थी जब उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये उसने सर उठाकर अंदर आने वाले को देखा तो वक्त थम सा गया। वो आ गया था, शायद उसके लिए। और हाँ, उसने खुद को बेयकीनी से कहते सुना। वो कल रात जैसा सोच रही थी, वो जो समझ रही थी वैसा नहीं था। शायद वो वैसा नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। आफान ने खड़े होते हुए और हान से गले मिलते मुबारकबाद वसूल की। आई एम सो सॉरी, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट आ रहा हूँ, बिलीव मी, मगर सीधा यहीं आ रहा हूँ। ओह, तो मौसूफ यहाँ नहीं थे। आयनूर ने अंदाज़ा लगाया। आ तो कल ही जाना था, उसने ख़ास तौर पर आयनूर की तरफ देखते हुए कहा। आ तो कल ही जाना था, पर एक बहुत ही ज़रूरी काम ने रोक लिया था। उसकी आयनूर पर नज़रों ने उसे बहुत कुछ जता दिया था। वो चुपचाप बैठने वालों में से हरगिज़ नहीं था। वह ना ही सामना करने से डरता था। ये बेटा कौन? आफान के घर वाले अब तजस्सुस से उसे देख रहे थे। मॉम डैड, ये मेरे बॉस हैं, हमारे कैफ़े के ओनर। आफान ने और हान को अपनी फैमिली से मिलवाते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, आप। आफान के वालिदैन ने उसे खुशी से देखा। तो वो आप हैं आयनूर के हस्बैंड? आफान की वालदा ने कैफ़े के ओनर होने के बात को इग्नोर करते हुए आयनूर के हस्बैंड होने को फोकस किया। उन्होंने दोनों को देखकर सवाल किया। जी। वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ा और आयनूर के साथ जाकर खड़ा हो गया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी जोड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आफान के वालिदैन उन दोनों की तारीफ़ किए बिना ना रह सके। दोनों ज़बरदस्ती मुस्कुराए। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, खुश रहे, आबाद रहे, दादी ने दिल से दुआ दी। वहाँ मौजूद वो लोग जो इन दोनों के मामले की संजीदगी से आगाह थे, उनके दिल पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, कोई ऐसा सोचना भी नहीं चाहता था। माहौल की इस खलिश को कम करते हुए अमाद ने कपल फ़ोटोज़ का सिलसिला शुरू कर दिया। सब बारी बारी न्यूली वेड कपल के साथ तस्वीरें बनाने लगे। आफान के मम्मी डैडी के बाद उसके भाई भाभी ने भी तस्वीर बनाई। आ जाओ बच्चों, अब तुम्हारी बारी, दादी ने सबके सामने इस तरह कहा कि वो दोनों एक बार फिर से मुड़कर मरकज़ निगाह बन गए। आहनूर को उठकर मशाइम की बाईं तरफ बैठना पड़ा, जबकि औरहान पहले ही जाकर आफान की दाईं तरफ बैठ गया था। अमाद ने उनकी ये यादगार तस्वीर बनाई। थैंक यू बॉस, थैंक यू लेडी बॉस, थैंक यू फॉर कमिंग। आप दोनों के आने से हमारा ये इवेंट शानदार हो गया। आफान ने मुस्कुराकर उनकी खुशी में शिरकत पर उन्हें शुक्रिया कहा। शुक्रिया कैसा, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, स्पेशली मशाइम के लिए। मशाइम ने मुस्कुराकर देखा। मेरी एक बात याद रखो, मानोगे? वो क्या? आफान ने पूछा। जब नई जिंदगी शुरू करते हैं तो पुरानी को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत। वो कह नहीं रहा था, पर सुना आयनूर को रहा था। वो अब एक तीर से दो शिकार कर रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने कैसे क्या 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 होता रहा। जस्ट लीव व्हाट इज हैपनिंग। सब भुलाकर आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। नई जिंदगी मुबारक। और हान ने उनके सामने एक एनवेलप बढ़ाया। ये हमारी तरफ से आप दोनों के लिए शादी का तोहफा। मशाइम ने नासमझी से खोल कर देखा तो वो उन्हें शादी के तोहफे में
मालदीव टूर दे रहा था। मशाइम को याद आया कि एक बार वो बेला को बता रही थी वो हमेशा से मालदीव एक्सप्लोर करना चाहती थी। उस दिन बज़ाहिर और हान अपने लैपटॉप पर बिजी था, पर उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। थैंक यू सो मच बॉस, वो हैरान हैरान सी बोली। माय प्लेजर। पर बॉस आपने इतना, उन्हें यकीनन ये तोहफा एक्सपेंसिव लगा। कुछ इतना नहीं है, और हान का मूड खुशगवार होने के साथ साथ दोस्ताना भी था। वो क्या है ना कि इतना तो बनता है। आप दोनों से ज़्यादा मेरे कैफ़े में और कोई नहीं टिक सका। हा 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 हा, सब हंसने लगे। वाह बॉस, आप तो छा गए। अमाद कहाँ चुप रह सकता था। एक बात तो बताए, क्या ये ज़बरदस्त ऑफ़र मेरे लिए भी होगी? उसने डरते डरते कान खुजाते पूछा तो सभी हंसने लगे। पहले लड़की तो ढूंढ लो। और हाँ ने उसे छेड़ते हुए कहा था, वरना वो भी जानता था कि उसके दिल में बस बेला का ही नाम है। वहाँ मौजूद सब और हान और आयनूर की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे थे। आज वो कैफ़े में सख्त नज़र आने वाला, सब पर रौब शौब डालने वाला और अपने काम से काम रखने वाला और हान इब्तिसाम नज़र ही नहीं आ रहा था। तो क्या और कितने रूप थे उस एक शख्स के। वो आज सबसे ज़्यादा मिलनसार था, सबसे आखिर में आने वाला, महफिल की जान, महफिल की रौनक बना बैठा था। उस शख्स को समझना इतना मुश्किल क्यों था। आयनूर को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो अपना दिल मोम होने से बचा रही थी। वो उसे माफ़ करती भी तो क्यों। उसने कब माफ़ी मांगी थी। वो तो अपनी बात पर कायम था। वो नहीं था जो वो समझती थी। उसका दिल खाली नहीं था जैसे वो समझती थी। उसके दिल में बहुत जगह थी, पर उसके लिए नहीं, किसी और के लिए। और इतनी जगह थी कि वो जब चाहती उसकी ज़िंदगी में लौट आती, वो उसकी ज़िंदगी आसान बनाता। उसने अपनी सोचों पर काबू पाते बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया था। मशाइम की रुखसती खानम के घर से बहुत शान से हुई थी। खानम ने सारे रस्म व रिवाज निभाते हुए मशाइम को अपनी दहलीज से रुखसत किया था। दादी माँ ने आबदीदा होते हुए उसे दुआएं देते हुए रुखसत किया तो अरहान ने कुरान पाक मशाइम के सर के ऊपर किया था। आयनूर और बिला ने ना सिर्फ उसे अपने हाथों से तैयार किया था, बल्कि उसका लहंगा संभालते हुए उसे गाड़ी में भी बिठाया था। जोहाल के हिस्से में दूध पिलाई की रस्म आई थी। यूँ दो यूँ दूर परदेश में वो सब एक दूसरे की कोई ना कोई कमी महसूस भी करते थे और पूरी भी करते थे। एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे के लिए आसानियाँ करते, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अगले रोज़ मशाइम और आफ़ान का रिसेप्शन अटेंड करने के बाद वापसी पर ओहान ने आयनूर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो सबके सामने इनकार ना करते हुए चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। और हान की गाड़ी अब उस जगह की तरफ जा रही थी जहाँ वो दोनों शादी के बाद पहली बार डिनर करने गए थे। सारे रास्ते दोनों की खामोशी गाड़ी में चीटती रही चीटती रही थी। कभी कभी कहने को इतना कुछ होता है कि इंसान खामोश ही रह जाता है। क्या कहे, कितना कहे, किससे कहे और कब कब कहे। इससे बेहतर है खामोश ही रहे, कभी कभार किसी मसलिहत के तहत, तो कभी सब जानते हुए भी अनजान बनते किसी नुकसान के डर से। पर अब और नहीं, बात करने से बात बनती थी। फासला और खामोशी दोनों मिलकर ना ख़त्म होने वाली दूरियों को जन्म देते हैं, और इन दूरियों का मुकद्दर जुदाई की स्याही से लिखा जाता है। मिलन के बाद जुदाई मुकद्दर बने तो तकलीफ़ इंसान को ऐसे ही खाती है जैसे लकड़ी दीमक को। इंसान अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। अब वो दोनों खुले आसमान के नीचे थे। वो गाड़ी से उतर के सामने बने बेंच पर जा बैठी थी और हान वही गाड़ी के बोनट से कमर टिकाए खड़ा उसे देखने लगा। तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट में क्यों नहीं हो? वो जो सोच रही थी वो उसे यहाँ अपनी और उसकी बात करने लाया था। तो क्या ऐसा नहीं था? क्योंकि मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। आयनूर ने अपनी बात का रुख उन दोनों के ख़राब ताल्लुक़ की तरफ मोड़ते हुए कहा, यही सच था। तुम उनसे झूठ मत बोलो। वो कदरे बुलंद आवाज़ में गाड़ी की बोनट छोड़ते हुए उसके सामने आकर बोला, पर सच छुपा लो। कब तक? वो अपनी जगह से खड़ी हुई और पास लगी रेलिंग से लगी दूसरी जानिब देखने लगी। जब तक तुम्हें सारा सच पता नहीं चल जाता। उसने उसके पीछे आते हुए कहा। मैं? इससे पहले वो अपनी बात कहता वो उसकी तरफ मुड़ी। प्लीज़, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या हम एक बार कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मैंने कहा ना, मुझे अब इस टॉपिक पर कुछ नहीं सुनना। और हान की फ़ोन की घंटी बजने लगी। आने वाली कॉल जिसके नंबर से थी वो उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता था। हेलो जी। वो कुछ बिज़ी थे।
उसने माथे पर शहादत की उंगली मलते हुए कहा, जी, वो मेरे साथ है। उसने आयनूर की तरफ देखते हुए कहा। आयनूर को उसके देखने और फ़ोन कॉल आने से एहसास हुआ कि ज़रूर ये कॉल पाकिस्तान से आई है, उसकी फैमिली से। उसने उन्हें परेशान कर दिया। इतने दिन से किसी से बात नहीं कर सकी और आज फ़ोन ही खानम के घर भूल गई। औरहान को ज़रूर मुनहमिल आपी ने फ़ोन या टेक्स्ट किया होगा। वो मेरे लिए फ़िक्रमंद हो गई। तभी औरहान जानता है कि मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ। क्या? औरहान एकदम परेशान नज़र आया। कब हुआ ये? उसने सामने खड़ी आयनूर को देखा। ये लो, बात करो। आयनूर का दिल किसी अनहोनी की खबर सुनाने लगा। अम्मी, सब सब ठीक है ना? बाबा, मेरे बाबा कैसे हैं? मेरी बात करवाए अम्मी। मुखालिफ सिमत से जो खबर आई थी उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसके बाबा हॉस्पिटलाइज हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी करवाने का कहा था। वो पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट थे। पहले पहल आयनूर की अम्मी ने आयनूर को ना बताने का फैसला किया था, ये सोच करके कि वो परेशान हो जाएगी। हो सकता है उसके बाबा जल्दी सेहतियाब हो जाए। पर अब बात और थी। डॉक्टर उन्हें सर्जरी के लिए तैयार कर रहे थे, जबकि उनकी कामयाब सर्जरी के चांसेस बहुत कम थे। बीमारी थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उन्होंने सर्जरी करवाने का फैसला लिया था। मुनहमिल आयनूर को पिछले कुछ दिन से फ़ोन मिला रही थी, जो कि वो उठा नहीं रही थी। मुनहमिल ने औरहान को फ़ोन मिलाया तो वो शहर से बाहर था। उस वक्त मीटिंग में होने की वजह से औरहान ने भी फ़ोन ना उठाया, जिस पर मुनहमिल ने उसे मैसेजेस भेजे थे जिनमें वो कह रही थी कि उसकी आयनूर से बात करवाए, बात बहुत ज़रूरी है। मुनहमिल के मैसेज से औरहान को अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने घर वालों से भी राब्ते में नहीं है। मुझे देखना है उनको। उसे जैसे अपने कानों पर यकीन ना रहा। उसने तड़प कर अपनी आंखों का सहारा लेना चाहा, ऐसे जैसे कि शायद वह अपने बाबा को ठीक देख ले, बिल्कुल पहले जैसा, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे वो उन्हें कुछ माह पहले छोड़कर यहाँ आई थी। मैं वीडियो कॉल करती हूँ। वो मोबाइल स्क्रीन पर हाथ मार रही थी। उसकी आंखें भीगने लगी और हाथ कपकपा रहे थे। नूर, संभालो खुद को। उसे वो नीम बेहोशी की हालत में लगी। वो निढाल होती गिरने लगी तो औरहान ने उसे सहारा दिया और पास बने बेंच पर बिठाया, जहाँ से वो कुछ ही देर पहले उठकर खड़ी हुई थी। उसके जिद करने पर औरहान ने वीडियो कॉल मिलाई, जिसे मुनहमिल ने फौरी रिसीव किया था। वो हॉस्पिटल में ही थी। वो हॉस्पिटल के बेड पर अपने बाबा को यूं मशीनों में जकड़ा देख कर फूट फूट कर रोने लगी। वो सब भूल गई थी सिवाय अपने बाबा के। उसकी आंखों में आंसुओं से पहले खौफ नजर आया था, बिछड़ जाने का खौफ, खो देने का खौफ। उसने खुद को संभालते हुए एक लम्हा ज़ाय किए बिना जो फैसला लिया था, वो अरहान के दिल में खौफ बिठा गया था। बिछड़ जाने का खौफ, खो देने का खौफ। मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसकी बातें सुनकर औरहान के दिल में खौफ अपनी जगह और मजबूत करने लगा। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। शायद उसे खुद नहीं पता वो क्या बोल रही थी। औरहान ने सोचा, हमेशा हमेशा के लिए अपने घर, अपने बाबा के पास। आप सुन रहे हैं? मुझे आपसे तला। औरहान ने उसको उसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। होश में आओ। दोबारा अपनी ज़बान पर ये लफ्ज़ लाने से पहले 100 बार सोचना। वो इतना बड़ा फैसला यूँ करेगी, उसे कतई अंदाज़ा नहीं था। इसमें गलत क्या है? कुछ देर खामोश रहने के बाद अब वो गुस्से से बोली, आपको तो खुश होना चाहिए। एक से आज़ादी मिलेगी तो दूसरी की तरफ सुकून से पलट सकेंगे। बस। वो उस पर चीखा था। फ़िज़ा सौगवार थी। हर तरफ अंधेरे में लिपटे सियाह बादल माहौल में मायूसी फैला रहे थे। आपने कहा था उस दिन, वो जो भी कह रही थी, रोते रोते कह रही थी, मैं उसकी ज़िंदगी आसान करना चाहता हूँ। सुना था मैंने, अपने कानों से सुना था, फ़ोन पर बात करते। उस रोज़ वो हिचकियों से रो रही थी। जाए कर ले शादी उससे। उसने अपनी आंखों को ज़ोर से रगड़ते हुए कहा, कर दे उसकी ज़िंदगी आसान। किसी एक की ज़िंदगी आसान करने के लिए किसी एक की ज़िंदगी तो मुश्किल करनी ही पड़ेगी ना। इस बार मैं ही सही, इस बार मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दे। ये तुम क्या कह रही हो? वो क्या कह रही थी, क्या समझ रही थी और क्या बोल रही थी? उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे उसने बुरी तरह झटका। वो उसके पास बैठकर उसे समझाना चाहता था, बस दूर रहे मुझसे। उसने आंसू साफ करते हुए कहा। तो उसने एक लंबी सांस अपने अंदर खींची और वहाँ से उसके पास से उठकर खड़ा हो गया। तो तुम मेरी बात एक बार भी नहीं सुनोगी? आयनूर ने उसे नज़र उठाकर ना देखा और ना जवाब दिया। ठीक है, मैं किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती का कायल नहीं, और इस रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ अपनी सफाई देने का एक मौका भी ना दिया जाए। मैं तुम्हारा टिकट कंफर्म करवा रहा हूँ, तुम जाओ पाकिस्तान, तुम्हारे बाबा बीमार हैं। आयनूर की नज़रें ऊपर उठी तो वापस झुकना भूल गई। वो उसे पल के झपकाए बिना देखती चली गई।
और वह अपनी बात कहता वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने उसे सीधा खानम के घर के बाहर छोड़ा था। दोनों की वो रात जागते जागते गुजर गई थी। अगले रोज़ सुबह 10 बजे उसे अरहान का टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ था। वो उसकी आज रात की फ़्लाइट बुक करवा चुका था। अरहान के टेक्स्ट मैसेज के बाद उसे खानम की भी कॉल आ गई थी। वो उसे फौरी घर जाकर पैकिंग करने का कह रही थी। वो इतने दिनों बाद घर लौटी तो घर की हालत बॉयज़ हॉस्टल का मंजर पेश कर रही थी। अरहान के पिल्लो और चादर सोफे पर पड़े थे। तो क्या वो यहाँ सोया करता था? उसके गिफ्ट करदा रेड मग्स सामने मेज़ पर पड़े थे। उसने उनमें कॉफ़ी पी थी और अभी तक अनधुले पड़े हुए थे। उसके कदम किचन की तरफ बढ़े। फ्रिज तकरीबन खाली था। ऐसा लगता था अरहान ने खुद कुक करना भी छोड़ दिया है। वो जो खुद को मास्टर शेफ़ कहता था, वो जिसे दूसरों के बनाए खाने कम ही पसंद आते थे, उसकी बनाई एक भी चीज़ आज फ्रिज की जीनत नहीं बनी थी। उसने किचन की थोड़ी बहुत सफाई की तो कैबिन खोलते उसकी नज़र पास्ता के पैकेट पर पड़ी। मुस्कुराहट ने लबों को रौनक बख्शी। उदासी में ही सही, पर वो मुस्कुराई थी। ये नूडल्स बनाए हैं तुमने? क्या कहा? ये नूडल्स नहीं है, ये क्रीमी चिकन चीज़ स्पैगेटीज पास्ता है। उसने हाथ में थामा पैकेट वापस रखा, पर फिर कुछ सोचकर वापस बाहर निकाल लिया। वो कमरे में गई तो वार्डरोब बिखरी हुई थी। वो जिसने उसकी वार्डरोब सेट की थी, आज उसकी अपनी वार्डरोब बिखरी हुई थी। वो आगे बढ़ी और अपना सूटकेस निकाल कर बेड पर रखा। अब वो अपना सामान रख रही थी। किसी चीज़ को ढूंढते उसकी नज़र सेंट कैंडल्स पर पड़ी। उसने अपने कमरे में 2 सेंट कैंडल्स रखी थी। उनकी पिघली मोम बता रही थी कि वो जलाई गई थी। फिर कुछ याद आने पर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो सीढ़ियाँ जो उसे बहुत नीचे ले आई थी, वही सीढ़ियाँ जहाँ उसकी ज़िंदगी में सांप सीढ़ी का खेल शुरू हुआ था। स्टडी रूम वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जहन के पर्दे पर एक याद ताज़ा हुई। उसे अरहान के बर्थडे नाइट याद आई। आई एम सॉरी। एक और याद, वो भी तो यही उसके लिए अपॉलॉजी केक लाया था। उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। कल तक वो इस बात से अनजान थी कि आज वो वापसी की तैयारियों में होगी। अपना सामान वो पैक कर चुकी थी। अब वो घर की हालत सुधारने में लगी थी। वो ये सब क्यों कर रही थी, वो भी नहीं जानती थी। बस उसे करना था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। अचानक उसे अरहान की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो घर जल्दी आया था। इससे पहले वो घर के अंदर आता, आयनूर अपने कपड़े उठाए जो वो पहले ही इस्त्री करके रख चुकी थी, बात लेने चली गई। अरहान को लगा था वो अपना सामान ले गई और वापस खानम के घर चली गई होगी, तो ऐसा नहीं हुआ था। वो वहीं थी, उसके घर में। वो लौटा तो किचन से आती खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। वो कमरे में गया तो सामने आयनूर का बैग पैक देखकर दिल फिर से उदास होने लगा। वो उसे कैसे रोक सकता था? उसके बाबा बीमार थे, वो जा रही थी। तो क्या सिर्फ यही वजह थी जो वो जा रही थी? वो कमरे से बाहर आया और स्टडी रूम की ओर सीढ़ियाँ चढ़ गया। आयनूर के जाने का वक्त करीब था। वो अपना बैग लिए रूम से बाहर आ रही थी जब उसने अरहान को नीचे आते देखा था। नज़र से नज़र मिली थी और लब खामोश रहे थे। उसने आगे बढ़कर उसके बैग को हैंडल से थामा था और बाहर गाड़ी की डिग्गी में रखने चला गया था। वो वहाँ अकेली खड़ी थी, घर को देखती। ये वो मकान था जिसे उसने घर बनाया था। आंखें मुसलसल भीगने लगी थी और कदम भारी लगने लगे थे। गाड़ी का हॉर्न हुआ था, दूसरी या फिर तीसरी बार शायद। गाड़ी में बैठा शख्स आज भी बेताब था, उस दिन की तरह जब वो उसे एयरपोर्ट पर लेने आया था। उसे इंतज़ार कभी पसंद नहीं था, और जो चीज़ पसंद ना हो, अक्सर ज़िंदगी की कठिन राहों से गुजरते वही चीज़ किसी न किसी मोड़ पर खड़ी मिलती है। वो अपना हैंडबैग सोफे से उठाती आगे बढ़ी। घर का दरवाज़ा बंद करते उसे वो तेल वाली रस्म याद आई जो उसने आते ही करवाई थी। उसे लगा ये उसकी आखिरी तल्ख याद थी। ज़िंदगी रिवर्स गियर लगा चुकी थी। हेथरो एयरपोर्ट पर लेने आने वाला आज कुछ ही महीनों बाद उसे छोड़ने आया था। एक मान था जो टूटा था, एक भरम था जो रेजा रेजा हुआ था। उसने उसका बैग थामा था और कहानी शुरू हुई थी। आज उसने उसे बैग थमाया था और दोनों को लगा उनकी कहानी यहाँ ख़त्म हुई थी। बैग के बाद उसने उसका टिकट, पासपोर्ट वगैरह पकड़ाए। दोनों की नज़रें एक आखिरी बार मिली और हान की आंखें लाल हो रही थी। आयनूर की बाईं आंख से बहता आंसू गाल तक गया था। अपना ख्याल रखना, आयनूर के कानों ने और की आवाज़ सुनी थी। आप भी, वो उसे कहना चाहती थी पर उसे लगा वो बोल नहीं सकती। अल्लाह हाफिज़। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसे खुदा हाफिज़ करता मुखालिफ सिमत मुड़ गया, ये देखे बिना कि वो उसे क्या कहती है। अल्लाह हाफिज़। वो बोली तो आवाज़ आंसुओं से तर थी।
वो अब उसे दूर जाता देख रही थी। वो कितना जालिम था, उसे उससे पहले छोड़ के जा रहा था। वो रुक कर उसे जाता भी तो देख सकता था, पर वो मकीन दिल, भला भला का संग दिल भी था। दूसरी तरफ फरहान इब्तिसाम को एयरपोर्ट से बाहर आते ही महसूस हो रहा था कि आज उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खोई है। किसी बेशकीमत पसंदीदा शय के खो देने का दुख। उसे लगा वो कभी वापस नहीं आएगी, वो उसे कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो उसे समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो उसे एक मौका तक देना नहीं चाहती थी। जनरल हॉस्पिटल के बाहर का मंजर तकलीफदा था। एक बेटी अपने बाप के लिए तड़प रही थी। वो जब से आई थी रोए चली जा रही थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। वो ना किसी से कुछ पूछ रही थी और ना बता रही थी, और तो और घर जाने पर भी राजी नहीं थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी जितनी होती जा रही थी। आयनूर, उठो मेरी जान, घर चलो। इतने लंबे सफ़र से आई हो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर आ जाना हॉस्पिटल। वैसे भी डॉक्टर्स नहीं नहीं रुकने देंगे। चंदा बस करो, मिन्हमिल ने उसे अपने साथ लगाया। देखो अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, तुम ऐसे करोगी तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। अम्मी का नाम सुनकर वो सीधी हुई और खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करने लगी। ज़ैब गाड़ी ले आया था ज़ैब गाड़ी ले आया है, उसके साथ घर चली जाओ प्लीज़ बाबा। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, तो फिर से आंसू बहने लगे। वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें हमारी दुआ की ज़रूरत है। मिनहमिल ने नरमी से उसकी आंखों से बहते आंसू साफ कर दे। उसे समझाना चाहा, तुम दुआ करोगी ना, चलो शाबाश उठो। मिनहमिल उसे बहुत मुश्किल से घर ले आई थी। उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर वो घर नहीं गया था। सारी रात बाहर गुजार कर अब उसे घर जाना था। आज उसने चांद सितारों को भी जाते देखा था। रात की स्याही चलने लगी और सुबह का सवेरा आसमान पर छाने लगा, तो उसे वापस घर लौटने का ख्याल आया। घर लौटा तो बेहाल सा सोफे पर ढहता चला गया। कब आंख लगी उसे खबर ना रही। उसकी आंख खुली तो घड़ी दोपहर के 2 बजा रही थी। उसकी ज़िंदगी की तरह उसकी रूटीन भी बेतरतीब हो चुकी थी। उसका फ़ोन, वो इतनी देर सोता रहा तो किसी का फ़ोन भी नहीं आया कि उसकी आँख खुलती। आसपास ढूंढने पर याद आया कि उसका फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा तो उसे बहुत से डब्बे नज़र आने लगे, वो जो वो नहीं लाया था। एक को खोलकर देखा तो उसमें बीफ कोरमा था, दूसरे में फ्राई कीमा और तीसरे में दाल मसूर। उसे पसंद थे सादा तड़के वाले चावल और दाल मसूर। ये सब उससे वे ये सब उसके पसंदीदा खाने थे। एक आखिरी डब्बे पर नज़र पड़ी तो उसे उठाते हुए खोला। एक उदास मुस्कुराहट आयनूर के नूडल्स की याद ताज़ा कर गई थी। नूडल्स नहीं, चिकन क्रीमी चीज़ स्पैगेटीज पास्ता है ये आखिरी चीज़ वो अपनी पसंद की रख कर गई थी, जो वो सबसे पहले खाने के लिए निकाल चुका था। दूसरी तरफ, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप, और अंकल की तबीयत का बताएं। आयनूर की बजाय उसने मुनहमिल को कॉल की थी। उनका आज शाम ऑपरेट है, स्पाइनल कोड का, मिनहमिल ने उसे बताया। ओह आपी, ये सब कैसे हुआ यूं अचानक? मैंने पहले कभी उनकी तबीयत के बारे में ऐसा नहीं सुना। वो वाकई फिक्रमंद था, वो बाप के बिछड़ जाने की तकलीफ जानता था। बस अचानक ही बीपी शूट कर गया, फिर तबीयत संभल ही नहीं सकी। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सका। कोई बात नहीं, आपकी भी कोई मजबूरी होगी। बस आप दुआ करें, अल्लाह ताला बाबा को सही सलामती से लंबी उम्र लंबी ज़िंदगी बख्शे। आमीन, अल्लाह सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और आयनूर को भेजने के लिए शुक्रिया। कैसी है वो? और हान इब्तिसाम ने दिल के हाथों मजबूर होकर उसका हाल दरियाफ्त करना चाहा। जब से आई है रोए ही जा रही है, आपसे बात करे तो उसे समझाइएगा, क्या पता आपकी ही सुन ले। मिनमिल ने उसे आयनूर को समझाने का कह दिया। ज़रूर, वो और कह भी क्या सकता था। मैं फिर कॉल करूँगा, मुझे अंकल की तबीयत का बताते रहिएगा, और मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे अपना भाई समझ कर बता दीजिएगा। और हाँ, ने इजाज़त चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिनहमिल को उसका कह देना ही काफ़ी लगा। वो अच्छे इखलाक का मालिक होने के साथ साथ बड़े दिल वाला भी था, उसने सोचा। उसने मिनहमिल से बात करके कॉल बंद की और एक और जगह कॉल मिलाने लगा। वो जो सर दर्द और बुखार की दवा खाकर सोई थी, अब उठ गई। घर में सिर्फ बुआ थी और उनकी पुरानी मुलाजमा थी। वो छोटी बीबी उठ गई। खाना लगाऊं आपके लिए? आप ही घर आने ही आई? वो जी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल गई है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं आपको ना उठाऊं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? चाय लाऊं आपके लिए? उसने सर के इशारे से इनकार किया और फिर लेट गई तो बुआ वहाँ से चलती बनी। वो अब रो नहीं रही थी। रो रो कर दिल हल्का हो गया था। अब उसे दुआ करनी थी, अपने बाबा के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए।
आप ही ठीक कहती हैं, बाबा को हमारी दुआओं की ज़रूरत है, उसने खुद से कहा। वो उठी और वज़ू करने चली गई। वापस आकर जायनमाज़ बिछाई, नमाज हाजत की नीयत की। उसे अब दुआओं में मसरूफ़ रहना था और वो रही। वो जानती थी कि आज शाम ऑपरेट है, पर उसने हॉस्पिटल जाने की ज़िद भी ना की थी। उसका फ़ोन बुआ चार्जिंग से उतार कर उसके बेड के साइड टेबल पर रख कर गई थी, जो मिनहमिल चार्ज पर लगा कर गई थी। फरहान की कॉल आयनूर के बजाय मुनहमिल को आई थी। उसे लगा शायद आयनूर का फ़ोन बंद था, इसलिए अभी बहुत से राज थे जिनसे पर्दा उठना बाकी था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ख़ानदान के बहुत से लोग जमा थे। नौशीन अफसार भीगी आंखों से तस्बीह के दाने गिराती मुनहमिल के साथ बैठी थी और हान की अम्मी उसके छोटे भाई असाम के साथ आई हुई थी। वो भी आयनूर के वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ गो थी। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई, दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अफसर साहब की फैमिली को उनके दिल की मुट्ठी में धड़कते हुए महसूस हुई। दिल की धड़कनें मुट्ठी में धड़कते हुए महसूस हुई। डॉक्टर साहब कहने वाला ज़ैब था, उनका फर्जंद। ऑपरेशन तो कामयाब रहा, पर अभी उन्हें होश नहीं आया है। आप दुआ करें, डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गए। इंशाअल्लाह जल्द अबसार भाई साहब को होश भी आ जाएगा, आप हौसला रखें। और हान की वालदा ने आयनूर की वालदा को तसल्ली दी। मुनहमिल के फ़ोन पर आयनूर की फिर कॉल आने लगी। आप ही बाबा कैसे हैं? उनका ऑपरेशन कामयाब रहा गुड़िया, इंशाअल्लाह जल्द ही होश में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उसने कहते ही फ़ोन बंद किया और सजदे में चली गई। आपका बहुत शुक्रिया हलीमा बहन, आप आई। नौशीन अबसार ने हलीमा इब्तिसाम को उनके आने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कैसा शुक्रिया बहन, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मैं सोच रही थी बच्ची यहाँ नहीं आई, मैं घर जाकर मिल लूँ। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, आपका अपना ही घर है। जहांज़ेब बेटा, इन्हें घर नहीं आंटी, हम चले जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। ज़ैब भाई को यहाँ काम पड़ सकता है। वसाम, जो देखने में 23-24 साल का लगता था, अपनी बातों के लिहाज से काफ़ी समझदार सुलझा हुआ दिखाई देता था। वो दोनों माँ बेटा आयनूर से मिलने उसके अम्मी अब्बू के घर गए थे। उनको आए कुछ देर ही हुई थी कि मुनहमिल के नंबर से कॉल आने लगी। आपी बाबा, वो हलीमा आंटी और असाम के सामने बैठी थी। उन्हें होश आ गया है चंदा, बाबा ठीक हो रहे हैं, मुनहमिल ने उसे तसल्ली दी। 2 आंसू उसके गालों से बहते गिरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम आ जाना। जी। उसने फ़ोन बंद करते हलीमा आंटी और असाम को बताया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत करम किया है मालिक ने। बहुत बहुत मुबारक हो, खैर से भाई साहब ठीक हो रहे हैं। और हान की वालिदा भी शुक्रगुजार नजर आई। अब उसका दिल सुकून में था। उसकी दुआएं उसके बाबा के हक में कबूल हुई थी। असाम के फ़ोन पर औरहान के नाम की घंटी बजने लगी। जी भाई, जी अंकल को होश आ गया है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। ओह, तो वहाँ बैठा यहाँ की खबरगिरी कर रहा है, उसने दिल में सोचा। वो जो सब भूल बैठी थी वो उसे फिर से अपना आप याद करवा गया था। आंटी, मैं ज़रा शुक्राने की नवाफिल पढ़ कर आती हूँ, उसने उठते हुए कहा। आप प्लीज़ चाय पिए। वह चाय बनाकर लाई तो वो उन्हें सर्व करके वहाँ से चली गई। वापस कमरे में आते ही उसने फ़ोन चेक किया। वो देखना चाहती थी और हान ने उसे कॉल की या नहीं, पर उसके फ़ोन में यूके में मौजूद हर उस शख्स का मिस्ड कॉल और मैसेज था जिसे वो जानती थी, सिवाय उसके शौहर के। उसका दिल इस मकीन दिल की बेरुखी को मुश्किल से सहता था। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों कर रहा है ये शख्स मेरे साथ ऐसा? वो सोच में गुम थी कि खानम कॉलिंग उसके मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाने लगा। सलाम दुआ के बाद बाबा की खैरियत दरियाफ्त करते, उसे ढेरों दुआएं देते खानम ने फ़ोन बंद किया था। वो जानती थी खानम सबको बता देंगी, इसलिए एक एक से बात करने की हिम्मत ना कर सकी। नवाफिल पढ़ने के बाद वो हॉस्पिटल आ गई थी। उसामा और हलीमा आंटी उसे अकेला छोड़ने पर राजी नहीं थे, वो ही उसे हॉस्पिटल लाए थे। अफसार साहब, देखे आपसे मिलने कौन आया है? नौशीन बेगम ने आयनूर को आते देख कर कहा। वो जो होश में आने के बाद भी खुद में बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। वह मुश्किल एक आधी बार ही आंखें खोली थी, फिर आंखें बंद कर लेते थे। आयनूर के बाबा पुकारने पर फौरन से आंखें खोली थी। बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी सबसे छोटी लाडली बेटी उन्हें पुकारे और वो जवाब ना दे। बहुत धीमी आवाज़ में उन्होंने उसे पुकारा था। आयनूर, उसका नाम। देखे, आपकी बेटी इतनी दूर से आ गई है आपसे मिलने। सिर्फ बेटी, बेटे को भी याद कर ले, मैं भी परदेसी कहलाता हूँ, ज़ैब ने कमरे में आते ही कहा। अफसार साहब के होश में आने के बाद अब सब नॉर्मल हो रहे थे। हाँ भाई, सब परदेसी घर को लौटे, अब खुश हैं अफसार साहब, सारी औलाद आस पास मौजूद है।
नौशीन बेगम के कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर आंखें बंद कर ली। मिनहमिल, जहांज़ेब और आयनूर, अफसार साहब और नौशीन अफसार को अल्लाह ने 3 औलादों से नवाजा था। मिनहमिल की शादी को 3 साल हो गए थे। वो एक बच्ची की माँ थी। उसका शौहर दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में का अच्छी जॉब पर था। खुद मिनहमिल दुबई रहकर आई थी। उसे पढ़ने लिखने का शौक वापस पाकिस्तान ले आया था। उसने शादी के बाद एमफिल किया था और अब एक निजी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। बकौल आयनूर और जहांज़ेब के, उनकी मिनहमिल बाजी से किताबी कीड़ा भी शर्मा जाए। वो अफसार साहब की सबसे ज़्यादा पढ़ाकू औलाद थी। जब मिनहमिल ने पाकिस्तान आने की बात की तो उन्होंने उसे अपने घर रहने का मशवरा दिया। अफसार साहब और नौशीन बेगम के अलावा आयनूर ही उस घर में रहते थे। आयनूर की शादी न थी, जबकि जहांज़ेब नौकरी की गर्ज से पहले ही बाहर रहता था। मिनहल को भी अपने माँ बाप के घर रहना मुनासिब लगा। वो अकेली रेंट पर एक बच्ची के साथ कहीं रहने से भी डरती थी। आयनूर और जहांज़ेब भी मिनहल के आ जाने से खुश थे कि उनकी गैर मौजूदगी में वो वालिदैन का ख्याल रखेगी। बस अब बाबा को आराम करने देते हैं। ज़ैब सबको लिए बाहर आ गया था। उसाम और उसकी अम्मी दोबारा आने का कहकर अपने घर लौट चुके थे। आयनूर के बाबा अब काफ़ी बेहतर थे। वो अब उनकी तरफ से उतनी फिक्रमंद नहीं रही थी। आज उसका भाई वापस दुबई जा रहा था। बस घर में उसकी पैकिंग वगैरह चल रही थी। आज ज़ैब भी चला जाएगा। मिनहल ने बात शुरू की, वो बात जो वो किसी बहाने से करना चाहती थी। आयनूर ने एक शॉपर को गिरह लगाते बैग में रखते हुए उसे देखा। कुछ दिनों में तुम भी चली जाओगी? घर फिर से कितना सुना सुना हो जाएगा। कौन? मैं? वो घबरा गई थी। ओह हाँ। फिर कुछ याद आने पर उसने मिनहल से इत्तेफाक करते हाँ कहा, जबकि वो नज़रें चुरा रही थी और उसके हाथ भी कदरे तेज़ रफ्तारी से चीज़ें समेटने में लगे थे। ऐसा लगता था वो अब फरार चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उससे बात करे और कुछ ऐसा पूछे जिससे उसका सब्र जवाब दे जाए और वो अपना ज़ब्त तोड़ बैठे और सबको परेशान कर दे। आयनूर, सब ठीक है ना तुम दोनों में? मिनहल ने अब की बार उससे साफ साफ ही पूछ लिया था। आपको क्यों लगा कि कुछ ठीक नहीं है? तुम जब से आई हो चुप चुप हो और अपनी हालत देखो, ना ठीक से खाती हो ना पीती हो और रातों को भी जागती रहती हो। ऐसे भेजा था तुम्हें हमने। और तो और तुम्हें तुम्हारे फ़ोन की भी होश नहीं रहती। मैंने एक बार भी तुम्हें औरहान से बात करते नहीं देखा। बल्कि तुम तो किसी से भी राब्ते में नहीं हो, अपनी फेवरेट खानम आंटी से भी नहीं। वो उसे पिछले कई दिनों से नोट कर रही थी। मैं ठीक हूँ आपी, उसने बज़ाहिर मुस्कुराकर तसल्ली दी। उसकी मुस्कुराहट कितनी मसनूई थी, मिनहल जानने लगी थी। हर बार की तरह इस वीकेंड भी कैफ़े में खूब गहमा गहमी थी। आफ़ान ने शादी के बाद अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था। इसलिए नया नवेला जोड़ा अब दूसरे शहर मुंतकिल हो गया था। उनकी जगह औरहान ने 2 नए लड़के हायर कर लिए थे। जोहाल के फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए थे। अब वो भी खानम के साथ कैफ़े आने लगी थी। उसे भी बेकिंग का शौक़ था, पर औरहान उसे अक्सर ही कैफ़े की मैनेजमेंट के कामों में उलझा देता था। वो उसे अपनी मैनेजर कहता था। औरहान, जी खानम। आज खानम को उससे बात करने का मौका मिल ही गया था। आयनूर कैसी है? खानम के पूछने पर नज़रें चुरा गया था। इसका मतलब तुमने उससे राब्ता नहीं किया? ऐसी बात नहीं है खानम, बस वो उसके वालिद बीमार है तो तुम्हें आयनूर से उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए थी। मैंने उसकी आपी को कॉल की थी और उसके भाई को भी। तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। मगर उसे तो नहीं की ना। वो नहीं उठाएगी, उसे यकीन था। नहीं उठाती तो फिर करना, बार बार करना, जब तक ना उठा ले। मियाँ बीवी के रिश्ते में अना का क्या काम है? अगर एक ज़िद करे तो दूसरे को ही झुक कर जाना चाहिए। ज़िद? वो हंसने लगा, एक ज़ख्मी सी हंसी। देखो, मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मामला क्या है? बड़े किस लिए होते हैं? बड़े अनजाने में ही सही, मगर खानम उसकी दुखती रग पर हाथ रख कर गई थी। वो फिर से हंसने लगा, इस बार पहले से ज़्यादा अजियतनाक हंसी। खानम को अब उसकी जहनी हालत पर तरस आ रहा था। देखो बेटा, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। अगर किसी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़राब हुआ है तो तुम कोशिश करके उसे पहले से मजबूत बनाओ। यूँ हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहोगे तो सारी साजिशों को पूरा होते देखोगे। खानम उन दोनों के साथ मुखलिस थी। उसने मुझे अपनी बात कहने का एक मौका नहीं दिया। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, वो कुछ जानना नहीं चाहती। मेरी मानो तो पाकिस्तान चले जाओ, आयनूर के लिए। मैं? पाकिस्तान?
इसमें हैरत कैसी? तुम्हें यहाँ कितने साल हो गए हैं? तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा वहाँ घर है, घर वाले हैं, अब तो बीवी भी है। तुम नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? उसने कॉफ़ी के कप पर झुकते उंगलियों से किनारे पर दायरा बनाते हुए कहा। बस खानम का इतना ही काम था, वो उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो उसके दिलो दिमाग में ये बातें बैठा देना चाहती थी, पर उसे हरगिज़ फोर्स करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अंदर की कहानी तो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। वो घर लौटा ही था कि हलीमा बेगम की कॉल आने लगी। फ़ोन स्पीकर पर डालकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। तुम्हारी बीवी को इतनी बार कह चुकी हूँ कि हमारी तरफ भी चक्कर लगाए, रहना नहीं है तो वैसे ही मिलने आ जाया करे, मगर नहीं, एक बार भी नहीं आई। सलाम दुआ के बाद वो आज साफ साफ बात करने की मूड में थी। सच सच बताओ, तुमने उसे मना किया है? नहीं माँ, मैंने उसे मना नहीं किया। तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? मैं कहती हूँ बताओ मुझे क्या बात हुई है, नहीं तो मैं उसी से पूछ लूँगी। आप उससे कुछ नहीं पूछेंगी अम्मी। क्यों? क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान आ रहा हूँ। पाकिस्तान आ रहे हो? उनका यकीन करना मुश्किल था। तुम पाकिस्तान आ रहे हो? वो उसे कह कह कर थक गई थी, अब तो उसे कहना छोड़ ही दिया था। आज बगैर कहे वो लौट रहा था। उन्हें बस उसके आने की खुशी थी। अपनी कुछ देर पहले कही कोई भी बात उनको याद नहीं रह गई थी। उनका बेटा 9 साल बाद आ रहा था। उनकी आंखें खुशी से भीग चुकी थी। वो आएगा और सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देगा। एक माँ का अपने बेटे पर पुख्ता यकीन था। न जाने क्या था उसकी नम आंखों और खामोश लबों पर, जो वो घर के टेरिस से खड़ी ग्रिल से लगी हाथ में भाप उड़ाती कॉफ़ी का कप लिए ऊपर आसमान को कितनी ही देर से देख रही थी, उसे खुद अंदाज़ा नहीं रहा था। नूर, आए नूर, मनहल ने उस बार उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा। आपी, आपी, आप? उसने चौंकते हुए मिनहल को जवाब दिया। सो गई? सुनो, सो गई स्नोबिया? उसने मिनहल को 2 साला बेटी के सोने का पूछा। सो गई। मैंने सोचा आज तुमसे बात हो जाए। नॉट अगेन आपी। वह मिनहल की बात का मतलब समझकर चिढ़ गई थी। पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? अपनी बातें छुपाना, अंदर ही अंदर घुलते रहना, बात ना करना। जब तक बात नहीं करोगी तो बात कैसे बनेगी? वो उसे संजीदगी से कहती टेरिस पर मौजूद कुर्सियों में से एक पर खींचकर बैठा गई। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है आपी। कोई बात करे या चुप रहे, मिनहल को वो मायूस लगी। देखो, मैं आज यहाँ से ना खुद उठूंगी ना तुम्हें उठने दूंगी। आज हम लंबी बात करेंगे, तुम मुझे सब बताओगी सच सच, नहीं तो मैं और हान से खुद पूछूंगी। नहीं आपी, वो फौरन बोली। आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगी, उसने हार मानते हुए कहा। वो जानती थी मिनहल अब चुप नहीं रहेगी, एक न एक दिन तो उसे बताना ही पड़ता था, तो आज क्यों नहीं? मिनहल ने उसकी सारी कहानी बहुत गौर से सुनी थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अरहान की तरफ की स्टोरी भी सुननी चाहिए थी? तुमने जो सुना ही नहीं, वो तुम्हें सुनाया गया। तुमने जो सुना वो तुम्हें सुनाया गया, चाहे वो उसके खाला खालू ने कहा या उसकी अम्मी से फ़ोन पर बात करते हुए तुमने सुना। तुम्हें एक मौका उसे भी तो देना चाहिए था, एक बार उसकी तो सुनती। वो कहता क्या है? आह, आह, इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा मसला बात ना करना है। मिनहल की बातें उसे रुलाने लगी थी। वो उठकर उसके पास आई थी। मेरी जान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उससे बात कर सकती हो, कॉल करो उसे। मैं? कॉल? नहीं, मुझसे नहीं होगा, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। और क्या पता ऐसा ही हो जैसा मैं समझती हूँ। वो उस महताब से शादी करना चाहता हो, उसने फिर से नाक टिश्यू से रगड़ते हुए कहा। और क्या पता ऐसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो। मिनहल ने उसके हाथ पर हाथ रखते उसे हौसला दिया। अच्छा, अब रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। कितनी बार कहा है मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, पर नहीं, कसम खा रखी है किसी की नहीं सुननी। डिटाई की हद है वैसे। मिनहल अब अपनी बात के मुताबिक उसे डांट रही थी और वो अब पहले से हल्का महसूस करते सुन रही थी। आज उसके दिल का बोझ उसे कम लगने लगा था। आज वो सो सकेगी, उसने सोचा था। वाह भाई, बेटी के हाथ से सूप पिया जा रहा है। नौशीन बेगम ने आयनूर को अपने बाबा को सूप पिलाते देखकर कहा। मेरी बेटी सूप बनाती ही इतना अच्छा है, ना सिर्फ बनाती है बल्कि खुद अपने हाथों से पिलाती भी है। करवा ले, जितनी खिदमतें करवानी है करवा ले। चली जाएगी वापस तो मेरा बनाया हुआ ही सूप अच्छा लगेगा आपको? चली जाएगी वापस? आयनूर का दिल डोला। रात की गई मनहल से सारी बातें जहन में दौड़ती हुई महसूस होने लगी। और बीबी, तुम खुद भी कुछ खाओ पियो, शौहर क्या कहेगा तुम्हारा, भूखा रखते हैं तुम्हें। नौशीन बेगम ने सेब काट कर प्लेट में उसकी तरफ बढ़ाते हुए उससे सुनाई थी।
तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अफसार साहब ने अपनी लाडली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा कि आप कितने ठीक है। उसने बीपी चेक करने वाली मशीन साइड टेबल से उठाते हुए कहा। वो रोज़ सुबह शाम उनका बीपी चेक करती थी, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती और उनके लिए परहेजी खाना बनाकर खिलाती। मिनहल, बाहर देखना बेटी, कौन आया है। जब से अफसार साहब हॉस्पिटल से घर आए थे, अक्सर लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। बाहर बेल हुई तो मिनहल दरवाजे पर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आयनूर की नज़रें बीपी चेक करते रुकी और फिर पलटना ही भूल गई। वो जालिम, वो मकीन दिल, कहीं वो जागती आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन बेगम अपनी जगह से उठी तो आने वाला उनसे आगे बढ़कर मिला, फिर अफसार साहब की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। और हान बेटा, आओ बैठो। एक नज़र आयनूर पर डालते वो सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। अब आपकी तबीयत कैसी है अंकल, उसने बैठते ही पूछा। अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत करम उस पाक ज़ात का। अफसार साहब ने उसे अपनी सेहत के बारे में बताते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयनूर, उठो बेटा, पानी पिलाओ। नौशीन बेगम ने आयनूर को घूरा जो बुत बनी बैठी थी। जी जी जी। वो पानी लेने के लिए फ़ौरन उठ गई। बेटी इसे बेटी इसे तो उतार दो। अफसार साहब ने उसे मशीन उतारने का कहा जो लगाकर भूल गई थी। और बेटा कब आया। बस आंटी, कल रात पहुंचा। उसने प्लेट से पानी का ग्लास उठाते हुए बताया जो आयनूर लाई थी। रात काफ़ी लेट हो गया था, सोचा आप सब सो गए होंगे। उसने आयनूर को देखकर कहा और जैसे ही आयनूर की नज़रें उस पर गई तो उसकी नज़रें ग्लास पर चली गई। अच्छा अच्छा किया बेटा, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद थकन तो हो ही जाती है, नींद पूरी करनी थी। अरे आपी। मिनहल अब सजी सजाई टी ट्रॉली घसीटते ला रही थी। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, पहली पहली बार अपने ससुराल आए हो, ऐसे कैसे जाने देंगे भला। वो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है। बल्कि ये बताओ तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाओ, नौशीन अफसार ने बहुत शौक से पूछा। नहीं नहीं आंटी, तुम्हारी बीवी को तो पता ही होगा। क्यों आयनूर। उन्हें अपनी बेटी से इतनी उम्मीद तो थी कि उसे उसके शौहर की पसंद का तो पता होगा। उन्होंने आयनूर की तरफ देखा तो फ़ौरन से बोली, जी 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 पता है। वो अरहान के सामने अपनी अम्मी से डांट नहीं खाना चाहती थी और हान को उसकी बौखलाहट पर हंसी आ रही थी। वो इतना शॉक्ड हो गई, उसे यहाँ देखकर उसे अंदाज़ा नहीं था। नहीं आंटी प्लीज़, ऐसे नहीं। मैं तो बस अंकल की खैरियत खैरियत भी पूछ लेना, बल्कि तुम अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। उन्होंने हंसते हुए कहा। चले जैसा आपको अच्छा लगे। ये कह के तो औरहान ने अपनी सास का जीता हुआ दिल फिर से जीत लिया। अम्मी आप रहने दे, मैं कर लूँगी, वो बोली। मिनहल अपनी बच्ची को सुलाने चली गई थी जो उसे काफ़ी देर से तंग कर रही थी। औरहान अपने अफसार अंकल के साथ बातों में मसरूफ़ था। नौशीन बेगम अपने दामाद की खातिरदारी खुद करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो आयनूर को कई बार कह चुकी थी कि वो जाकर अपने शौहर के साथ बैठे, पर वो किचन से बाहर जाने को तैयार ही नहीं थी। एक बार फिर से बेल हुई थी। मैं बाहर देखता हूँ, वो कहता अफसार साहब के सामने से उठा। वो ड्राइंग रूम से निकलकर सामने गेट की तरफ पहुँचा। जब आयनूर भी किचन से निकलकर बाहर गेट की तरफ जा रही थी, वो दोनों एक साथ कुछ ही कदमों के फासले पर खड़े थे। वो पहले रुकी थी तो औरहान आगे बढ़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई। गेट खुला। आने वाले मेहमान अफसार साहब के पुराने जानने वाले थे जो उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए थे। वो आगे बढ़ी, बुजुर्ग खातून से गले मिलते, हाल अहवाल पूछते और वो उनका हाथ थामे उन्हें अंदर लाई, जिसमें भारी होने की वजह से उनका सांस भी फूल रहा था। 4-5 लोग अब उनके हॉल रूम में मौजूद थे। सब औरहान को यहाँ देखकर उससे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वो भी सबसे घुल मिल गया था। मिनहल की बच्ची आज बहुत रो रही थी। वो उसे खिला पिलाकर सुलाती, वो फिर से उठ जाती और रोने लग जाती। इस बार टी ट्रॉली आयनूर ला रही थी, जैसे आगे बढ़कर औरहान ने पकड़ा था। बेटी एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो। एक अंकल ने उसे ठंडे पानी की फरमाइश की। जब वो पानी लेकर आई तो औरहान सबको चाय सर्व कर चुका था। वो वापस किचन में गई और नौशीन बेगम को मेहमानों से मिलने भेजा। यखनी पुलाव तैयार था। अब वो उसे दम लगा रही थी जब औरहान किचन में आया था। दम लगाने के बाद उसने उसे पलट कर देखा था। आपको कुछ चाहिए, उसने उसे देखते ही पूछा था, जिसके जवाब में औरहान ने उसे मुस्कुराकर देखा था, बहुत प्यार से, बहुत मान से, जैसे किसी को उसकी कीमती शय, खोई हुई शय मिल गई हो। ऐसी खुशी थी आज औरहान की आंखों में जो अब ना पाकर वो वापस कामों में लग गई।
जवाब ना पाकर वो वापस कामों में लग गई। उसने अब शामी कबाब फ्राई करने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ उसने सलाद के लिए ताज़ा सब्जियां धोकर रखी हुई थी। उसे कबाब फ्राई करते देखकर औरहान सब्जियां काटने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने नाराज़ होते हुए कहा। क्या मतलब? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, पहले भी तो किया करता था। ये आपका यूके नहीं है। उसने औरहान के हाथ से छुरी खींची थी, जिसे उसने हाथ ऊपर करके बचाया। इधर लाए, पहले बताओ क्या? यही कि मेरी हेल्प क्यों नहीं चाहिए? अम्मी देख लेंगी। ओह, तो ये बात है। ओह, तो आप अपनी अम्मी से बहुत डरती थी। वो अपनी आपी से बहुत डांट खाती थी। वो हंसा और शराफत से छुरी वापस रख दी। ओके ओके, कुछ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया, उसने कबाब पलटते चिढ़कर कहा। बाय द वे, घर बहुत अच्छा लगा मुझे। खाना खाने के बाद मुझे पूरा घर ज़रूर दिखाना। उसने इधर उधर देखते हुए कहा था। आप यहाँ घर देखने आए हैं? सलाद बनाते हुए वो गुस्सा करके बोली। तो और क्या, तुम्हें देखने आया हूँ। और हान ने उसके पास आते आहिस्ता से उसके कान में कहा था। दूर दूर रहे मुझसे और जाकर मेहमानों में बैठे। इस बार वो सचमुच गुस्से से बोली। ओके ओके, जा रहा हूँ बेगम। उसने उसे जोर जोर से सब्जियां काटते हुए देखा और किचन से बाहर चले चले आने को ही गनीमत जाना। हाय, कितने अरसे बाद उसके कानों ने ये लफ्ज़ सुना था। उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे थे। वो उसके लिए आया था, वो जान गई थी। वो जो कभी पाकिस्तान लौटना नहीं चाहता था, वो उसकी खातिर यहाँ आया था। वो उसे सुनेगी, वो उसकी तरफ की कहानी ज़रूर सुनेगी, वो उसे एक मौका देगी, हर इस बात के लिए जो वो कहना चाहेगा। रात खाना खाने के बाद अब सब साथ बैठे चाय पी रहे थे। आयनूर के घर का माहौल बहुत ही खुशगवार था और हान की सास तो उसके सदके वारी जा रही थी। उसे इतना प्रोटोकॉल मिलेगा उसे कतई अंदाज़ा नहीं था। अंकल, आपके घर का गार्डन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी आते हुए देखा मैंने। ये सब तुम्हारे अंकल के शौक है बेटा। बड़ी दूर दूर से बीज मंगवाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं अपने इन फूल पौधों पर। आयनूर, तुमने अरहान भाई को पूरा घर नहीं दिखाया। तुम्हें दिखाना चाहिए था। मिनहल ने उन्हें बात करने का मौका दिया। हाँ, चले। वो तो फौरन तैयार हो गया था। उसने मिनहल को देखा था। जाओ बेटा, घर दिखाओ। नौशीन बेगम ने आयनूर को जाने का कहा। बल्कि अपनी अलमारी अपनी देंटी जो कभी सेट नहीं हो सकी, वो भी दिखाना। अम्मी अब अपने दामाद का भी लिहाज किए बिना बोलने लगी थी। सब हंसने लगे। उनके घर का माहौल बहुत खुशगवार था। वो उसे ऊपर ले आई थी, घर के टेरिस पर, वही जहां वो पिछली रात आसमान को देखती दिल ही दिल में क्या क्या सोच रही थी। आयनूर, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ठीक है, आज मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आज मैं आपकी तरफ की कहानी सुनूंगी। आयनूर ने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था। ठीक है फिर आंटी अंकल, अब मुझे इजाज़त दे। ये क्या बात हुई? तुम जा रहे हो? और हान की सास तो जैसे उदास हो गई थी। आंटी, मैं फिर आऊँगा, बल्कि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो चुपचाप देख रही थी। वो जा रहा था। उसने कहा था वो उसे सब बताएगा, पर आज नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और, कहीं बाहर। आंटी अंकल, मुझे आपसे एक इजाज़त और चाहिए। आयनूर का दिल डरा था। असल में अम्मी चाहती है कि उनकी बहू उनके साथ भी कुछ दिन गुजारे। ठीक है बच्चे, मैं समझ गई। ठीक कहती है हरीमा बहन। आयनूर जब से आई है एक बार भी नहीं जा सकी। अब तो तुम भी आए हुए हो। आयनूर का वहीं रहना बनता है। आयनूर तो अपनी अम्मी की बात नहीं सुनती रह गई थी। कितनी आसानी से वो उसे भेजने को तैयार हो गई थी। उसने हैरत से मिनहल को देखा, जो उसे शरारत से मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। आयनूर, आप कल तैयार रहिएगा, मैं कल आपको लेने आऊँगा। आयनूर का दिल किया उसे खड़ी खड़ी सुनाए, पर वो अपनी अम्मी से डरती थी। कितने आराम से कह दिया। और हान ने इतना सब, हिम्मत तो चेक करो ज़रा मेरे बंदे की। वो अरहान के जाने के बाद वापस अपने कमरे में आकर मुसलसल बड़बड़ा रही थी और मिनहल खुशी खुशी उसकी हालत का जायज़ा ले रही थी। वही मानना पड़ेगा, जितनी अच्छी पर्सनैलिटी है अरहान भाई की, उतना कॉन्फिडेंस भी है। वाह, क्या स्वैग है मेरे जीजू का। आप सब भूल गई? पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। और मैंने तुम्हें कल ही कहा था, बात करोगी तो बात बनेगी। अब प्लीज़ अपने मामला सुधार लेना ससुराल जाकर। अगले रोज़ अरहान आयनूर के घर के लॉन में मौजूद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जब इन्हल और आयनूर गेट खोलते अंदर आती दिखाई दी। उन्हें आता देखते ही फ़ोन बंद करके वो अब उनके जानिब जा रहा था। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। आप ठीक तो है? उसने मिनहल को इग्नोर करते सीधा आयनूर के सामने खड़े होते हुए पूछा। इससे पहले वो कोई जवाब देती, मिनहल खंकार कर उससे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने लगी। शायद वो कुछ बताना चाहती थी, शायद वो कुछ छुपाना चाहती थी। वो समझ न सका। आयनूर ने उसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा दिया तो वो बस
आगे बढ़ती घर के अंदर चली गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने उसे देखा, सर था पैर वो अपने हुलिये से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। बालों को गोल गोल घुमाकर बनाया जूड़ा, बड़ी सी चादर, मेकअप से पाक चेहरा, गहरे होते हल्के और फीकी पड़ती उसकी रंगत, ये सब उसके परेशान रहने की बदौलत था। औरहान ने सोचा, लग तो नहीं रही। औरहान ने उसे देखते जवाब दिया, हाँ बस ऐसे ही फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वो गड़बड़ाती बोली, अलबत्ता नजरें ना मिलाई। ओह अच्छा, खैर मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चले चले, पर पहले मुझे आपको कहीं और लेकर जाना है। कहाँ? जहाँ हम बात कर सके, उसने उसकी आंखों में देखकर कहा था। वो मुस्कुराई थी। लाहौर के एक बड़े रेस्टोरेंट में वो पहले ही रिजर्वेशन करवा चुका था। अब वहाँ वो दोनों आमने सामने बैठे थे। पहले कुछ मंगवा लेते हैं, उसने मेन्यू कार्ड से देखकर कुछ खाने के ऑर्डर किए। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला गया और हान ने उसके जाते ही गला खंकारा था। उसे लगा वो अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा है। अब उसे औरहान काफ़ी संजीदा लग रहा था। सपाट चेहरा, किसी गहरी सोच में वो जानती थी। वो अपने माजी की यादों को याद कर रहा था ताकि सब उसे सुना सके। वह सुनना चाहती थी, पहली और आखिरी बार, ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके और फिर उन तल्ख यादों को उसके जहन की दीवारों से खुरच कर उतार सके। वो उसे देख रही थी, आज उसे उसे ही देखना था, बगैर कोई रोक टोक किए उसे करने देना था जो वो करता था, उसे कहने देना था जो वो कहता था। डिनर करने के बाद वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था, जहाँ एक जगह गाड़ी रोक कर उसने उसे देखा था। वो दोनों लाहौर की एक सुनसान सड़क पर मौजूद थे। सर्दी की आमद थी। वो उसी काली शॉल में खुद को ढांपे हुए थी। वो वही बालों को गोल गोल घुमाकर किया गया जूड़ा अब पहले से ज़्यादा मेसी लग रहा था। फ़र्क सिर्फ काजल और नेचुरल पिंक शेड लिपस्टिक का था। गोरी रंगत पर काजल और नेचुरल पिंक शेड लिपस्टिक का असर था जो वो तैयार तैयार लग रही थी। और हान ने उसे नज़रें हटाकर गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर अटका ली थी। वो बोला, हम साहिवाल के एक गांव कलाई में रहते थे। मैं, मेरे अम्मी अब्बू और मुझसे छोटे 3 बड़े भाई बहन। अब्बू का शहर में छोटा मोटा कारोबार था। गांव में थोड़ी बहुत ज़मीनें थी जो ठीक पर रखी थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे। अब्बू बीमार रहने लगे थे। कारोबार दिन ब दिन घाटे में चलने लगा था। वो बोल रहा था तो गुजरे वक्त की तकलीफ उसकी आंखों से झलक रही थी। नाना नानी मुझे अपने पास लाहौर ले आए थे। उन्होंने कहा वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, मुझे शहर में पढ़ाएंगे, मेरा मुस्तकबिल बनाएंगे। उसने अपने नाना नानी का जिक्र बहुत मान से किया था। मेरे नाना नानी शहर में रहते थे। नाना रिटायर स्कूल टीचर थे, अच्छी पेंशन लेते थे। मेरे छोटे मामू की भी अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनके घर के खर्चे अच्छे से पूरे होते थे, इसलिए वो मुझे अफोर्ड कर सकते थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि औरहान जैसे शख्स का बचपन इतनी माली बदहाली में गुजरा था। मैंने मैट्रिक यहाँ से की। उसने गाड़ी जहाँ रोकी थी, सड़क के उस पार उसका स्कूल था। वो उसे अपना स्कूल दिखा रहा था। तो यहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि औरहान की क्या कहानी है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।